अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है कि यूएस डॉलर एक पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 280 रुपये का बनता है? ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या था? वो कौन सी माशी पाबंदियाँ जिन्होंने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है? और हम जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजर रहा है हम नीचे जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, महंगाई है उसकी रेशो बढ़ रही है। और वो कौन से ऐसे बुनियादी असूल हैं जो महंगाई को बढ़ाते हैं? अगर हम देखें तो सबसे पहले जो रोमन अंपायर थी ना, उन्होंने सिक्कों के साइज कम किए थे। उनमें सिक्का जो होता है वो होता है सिल्वर का होता है या गोल्ड का होता है। उसकी एक खास अमाउंट होती है, उसके मुताबिक जो होती है करेंसी की वैल्यू होती है। उन्होंने सबसे पहले उसको तराश के कम करके उसमें मेटल मिक्स करके एक से कई ज़्यादा सिक्के बनाए, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ी, जिसको इकोनॉमिक्स की ज़बान में इन्फ्लेशन कहते हैं या वैसे महंगाई कहते हैं। मतलब करेंसी बढ़ने से चीज़ जो होती है उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको आगे बताता हूँ चल के। उसके बाद ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या था और वो कौन से इस टाइम ताकतें हैं जो पाकिस्तान को एक आलमी माशी जिस तक उनके असूल हैं वो पाकिस्तान को इस माशी बुरान से नहीं निकलने दे रहे, जो आलमी माशी ताकतें हैं। अगर हम देखें तो जो असूल है वो ये है कि गोल्ड हो या सिल्वर हो, उसके बराबर जो करेंसी नोट जारी किया जाता है उसकी मालियत होगी। जितने आपके पास गोल्ड है आप इतनी वो बना सकते हैं, करेंसी बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ था 1944 में। इसको जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, जिसको IMF कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं, जब वजूद में आया था उस टाइम 44 अलायंस थे इनके। इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो तय की थी। 731 डेलीगेशन गए थे ब्रेटन वुड एक जगह US में, उधर ये एग्रीमेंट हुआ। उसमें यह तय पाया कि जितना आपके पास गोल्ड होगा आप करेंसी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लेटर अगर देखा जाए तो 1971 में रिचर्ड निक्सन उनका प्रेसिडेंट था, उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि हम टेम्परेरी इसको बैन कर रहे हैं। 1973 में टोटली इसको डिनाई कर दिया गया। काफ़ी कोशिशों के बावजूद जो है इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया गया। अब जो मुल्क जितनी चाहे वो करेंसी अपनी बना सकता है। बाहर तो ऐसे ही हो रहा है, USA भी ऐसे कर रहा है, बाकी ब्रिटिश भी ऐसे कर रहे हैं, हर जगह यही चल रहा है कि उसके लिए ज़रूरी नहीं उनके पास गोल्ड होना ज़रूरी है, वो जितनी चाहे करेंसी अपनी जनरेट कर सकते हैं। अब होता क्या है, हमारा जो डेट है वो जिसको कर्ज बोलते हैं वो है डॉलर में। जब वो उधर करेंसी जनरेट करते हैं उनके मुल्क में करेंसी बढ़ती है, उससे उनकी जो महंगाई है वो ज़्यादा होती है, चीज़ों के रेट बढ़ती हैं, डॉलर उनका मज़ीद बढ़ता है। उनके लोगों के पास डॉलर आते हैं, हमने जो बाहर से इम्पोर्ट करना होता है वो चीज़ें डॉलर में इंपोर्ट कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, नॉट ट्रेडिंग अलाउ है। तो वो जो चीज़ें हम डॉलर में बाय करते हैं, दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जो डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो वो जो चीज़ें डॉलर में बाय करते हैं उस चीज़ से वो चीज़ उनको महंगी मिलती है, इधर उसका मजीद रेट बढ़ जाता है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ एक करेंसी जनरेट जिसको आम ज़बान में पैसा छापना कहते हैं, फेट के नाम से उसको एब्रीविएशन उसका कुछ और है, लेकिन फेट करेंसी कहते हैं, जिसके लिए गोल्ड होना ज़रूरी नहीं। अब वो क्या होता है कि एक मुल्क में जितनी करेंसी अब इस मुल्क में है, चीज़ों के रेट इतने तय हो चुके हैं, लेकिन जब ज़्यादा पैसा छापा जाएगा, मिसाल देता हूँ, अगर एक महल्ले में 500 लोग हैं, उधर चीज़ एक्सचेंज होती है, आप देते हैं 50 रुपये देते हैं, आप ले लेते हैं कोई भी चीज़, रोटी ले लेते हैं। अब अगर 500 लोगों के पास 100 रुपये है तो मज़ीद आप 100 रुपये उसमें और इंड्यूस कर देते हैं, जब चीज़ें नहीं बढ़ती अंदर है, सिर्फ आपने कागज़ के नोट बढ़ा दिए हैं। उससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि वो जो लोग होंगे, जो पहले रोटी आपको 50 की मिली, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, करेंसी ज़्यादा आएगी, वो रोटी जो है उसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अब जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वही बाय कर सकेगा, तो इस चीज़ को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम इधर किस चीज़ की आ जाती है कि उधर डॉलर बढ़ रहा है, हमारे ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जो कर्ज है हमारा डॉलर में है, कर्ज मजीद बढ़ता है। जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ता है, अगर 2 रुपये भी बढ़े तो हमारा कर्ज कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है उससे। ये चीज़ जो है ना एक बहुत बड़ी स्वाब है कि हम आज तक उस चीज़ से निकल नहीं सके। बाकी जो यहाँ पे करेंसी छापी जाती है वो एलीट क्लास जो होती है, हुक्मरान तबका होता है, उनके पास होती है, वो उसको यूटिलाइज करते हैं, नीचे महंगाई बढ़ जाती है, वो अपने प्रोजेक्ट भी शो कर देते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट किया, ये चीज़ की, और जो वो करेंसी होती है वो डिवैल्यू होती रहती है। यही वजह है कि आपको पता है कि आज से अगर 50 साल पहले देखें या 20-30 साल पहले देखें 10 रुपये की वैल्यू थी, आज 10 रुपये को पूछता कोई नहीं। आने वाले वक्तों में मजीद ऐसी ही होगा।
अब कॉन्ट्राडिक्शन किधर आ जाता है? कॉन्ट्राडिक्शन आता है सिस्टम में, एक ऐसे निज़ाम में जिसमें अब देखें कोई भी इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है। ये नहीं कि चीज़ों के रेट नहीं बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ेंगे। अगर आपकी तनख्वाह है फॉर एग्जाम्पल 50,000, तो अगर वो इंक्रीज़ नहीं होगी तो आप चीज़ें जो है ना, चीज़ों के रेट नहीं बढ़ेंगे, लोग पैसा सेविंग करना शुरू कर देंगे, चीज़ें जो है मज़ीद सस्ती होती रहेंगी। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। जो लोग इकोनॉमिक्स को जानते हैं उनको पता है, सस्ती होती रहेंगी, डिवैल्यू होती रहेगी। एट द एंड जो चीज़ आज मेरी 50 रुपये की, वो आने वाले वक्तों में 10 रुपये की हो जाएगी। तो इस तरह फिर जो सैलरी है वो नहीं लोगों को बढ़ सकेगी, अनएम्प्लॉयमेंट मजीद बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन ज़रूरी है, उसके लिए क्या चीज़ होती है? उसको कंट्रोल करने के लिए टैक्स होता है, टैक्स लगाया जाता है। अब होता क्या है, टैक्स बाहर मुल्क में लोग देते हैं, लेकिन मैं हैरान था वो जब रिसर्च की को टैक्स कितना डेवलप कंट्री में इन्फ्लेशन कितनी होती है, तो 2% थी ऑलमोस्ट, 2 से 5% या 2.5, 2 से 4% इतना रही था। अगर हम देखें तो इस्लाम ने एक सिस्टम दिया है ज़कात का निज़ाम। इस्लाम कहता है 2.5 जो है ना 2.5 से ज़कात दो। अब उससे फ़ायदा क्या होता है? हम लोग टैक्स इम्पोज करते हैं, ज़कात नहीं इम्पोज करते, उससे नुकसान क्या हो रहा है ये पहले देख लेते हैं। अगर देखें तो एक बंदा उसकी आमदन है 50,000 रुपया, वो टैक्स कितना देगा, सॉरी ज़कात कितनी देगा? 1 साल बाद वो देगा 1250, उस पर जो है ज़कात बनेगी, वो भी जो जिस माल को उसके को साल हो गया होगा। अब एक बंदा है, उसकी आमदन है, उसके पास सजात पड़े हुए हैं 4 लाख के, या फॉर एग्जांपल आप कह लें 1 लाख के पड़े हुए हैं, वो कितनी देगा? 2500 रुपया देगा। अगर उसके पास 4 लाख का है तो वो देगा 10,000 रुपया देगा। अब आमदनी पे इस्लाम ने जो है वो ज़कात कर दी है कि जितनी ज़्यादा आमदनी हुई इतना आप टैक्स, इतनी ज़कात देंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, टैक्स सब पे लगाया जाता है। एक गरीब बंदा, उसकी आमदन है 50,000 रुपया, उस पर आप बिजली का बिल सारा डाल शाल आप 20,000 रुपया टैक्स डाल देते हैं। एक बंदे की आमदन है 4 लाख है, उस पर भी आप 10 से 15,000 टैक्स दे रहे हैं। तो एक जिसकी आमदन 50,000 है वो भी 15-20,000 टैक्स दे रहा है। तो फिर ये चीज़ गरीब को और गरीब कर देगी, अमीर को अमीर कर देगी। इसको सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं, कैपिटलिस्ट कहते हैं, जो भी इसको आप ज़ुबान में कह रहे हैं। मतलब ये है कि अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, दौलत दौलत कमाती रहेगी, और जो मेहनत है वो सिर्फ गुर्बत कमाएगी और थकन कमाएगी। अब क्या होता है, ये क्यों सारा ये जाल क्यों है? अगर आपके पास एक क्यों, क्या वजह है कि आज अफ्रीका गरीब है, आज हम लोग गरीब हैं, आज जिन मुल्कों से तेल निकलता है वो गरीब हैं। अगर हम देखें तो एक सिक्का जो होता है वो गोल्ड का सिक्का होना ऐसे चाहिए कि अगर 5,000 की वैल्यू जो है गोल्ड की, उसका सिक्का जो है वो हमारा भी बराबर हो, यूएसए का भी बराबर हो, ब्रिटिश का भी बराबर हो। जिसके पास जितना गोल्ड है वो इतना अमीर है। होता भी ये दौलत की क्या चीज़ है? व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ ये है कि आपके जितने एसेट्स हैं टोटल, आपका कर्ज निकाल के माइनस करेंगे वो आपके पीछे वेल्थ बन जाती है। तो होना ये चाहिए था कि हमारा सिक्का उनका सिक्का बराबर होता। जिसके पास ज्यादा सिक्के होते, जिसके पास ज्यादा सोना होता वो अमीर होता, सीधी सी बात है। जिसके पास ज्यादा लोहा होता, जिसके पास ज्यादा कॉपर होती वो अमीर हो जाता। लेकिन इस तरह फिर अफ्रीका में से आपको पता है सोना निकलता वो अमीर होते, जिनसे तेल निकलता है वो अमीर होते, हम लोग जो है वो खुद कफील हो जाते। तो एक पूरे निज़ाम को जकड़ा हुआ है सिर्फ करेंसी जो बनाते हैं लोग, ये पेपर करेंसी है, इस चीज़ ने पूरे निज़ाम को जकड़ा हुआ है। दुनिया की पूरी ट्रेड इस टाइम डॉलर में हो रही है। अगर ये आ जाए जिसके पास जितना सोना है वो इतना अमीर है, तो डॉलर को कौन पूछे? डॉलर खुद ब खुद डिवैल्यू होके अपनी साख खो दे, और वो उनका जो एक सिस्टम चल रहा है जिससे वो पैसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ को, ये जो माशी पाबंदियाँ, ये एक निज़ाम की जान है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा निज़ाम है, एक लोगों का निज़ाम है। अब हम किस पे चल रहे हैं? लोगों के निज़ाम पे चल रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं लोगों पे, लोग गरीब तर गरीब हो रहे हैं। और अगर देखा जाए हमारे लिए किसी भी सूरत ये बेहतर नहीं है। अगर देखा जाए कि ज़कात का निज़ाम हो तो लोग टैक्स क्यों नहीं देते? लोगों को पता है हमारी यूटिलाइज नहीं होता, बनते नहीं है। अगर आप ज़कात का निज़ाम लाएं तो आप कोई भी लॉ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इसको पीछे मोरालिटी होना ज़रूरी है। अखलाकियात के बगैर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। जब लोगों को पता होगा कि हम जो पैसा देंगे उससे स्वाब होगा, हमें हमारी आखिरत संभल रही है, ज़कात देने से माल पाक होगा, तो लोग ऑटोमेटिकली अपनी खुशी से ज़कात देंगे और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो ये चीज़ जब तक नहीं होती, आप कोई हुकूमत लाए हैं, आप कुछ भी ले आए, मुल्क आपका स्टेबल नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब वो करेंसी जो है उसको छापते रहेंगे, प्रिंट करते रहेंगे, और पैसा को मजीद डिवैल्यू होता रहेगा।
बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, आपका सूद जो है वो बढ़ता रहेगा और आपका जो है वो कर्ज फंड है वो बढ़ता रहेगा। आपको मुल्क चलाने के लिए मजीद उनको से कर्जे की जरूरत पड़ेगी और वो उधर से एक फिगर दे देंगे आपको जी डिजिटल करेंसी में कि आप इतना जी छाप सकते हैं, या वो एक पेपर आपको उठा के दे देंगे कि डॉलर की सूरत में जो है पेपर प्रिंट होगा कि जी आपके पास इतना पैसा आ गया और इतना कर्जा आपके पास चढ़ गया। ना आपके पास सोना है, ना आपके पास कॉपर है, ना आपके पास आइला है, लेकिन आपके पास कर्ज चढ़ गया है। तो ये एक माशी जाल है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये तभी ख़त्म हो सकता है जब हम ज़कात का सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी कि जिन मुल्कों में ये हुआ है उधर क्या रिजल्ट निकले हैं। थैंक यू।